चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक विच इज शेड्यूल। सो व्हाट इज शेड्यूल? The schedule is the chronological order in which various operations of different transactions are executed is called schedule. ठीक है, the chronological order in which various operations of different transactions are executed is called schedule. ठीक है, अब ट्रांजैक्शन में जो हम ऑपरेशंस पढ़े थे, मेन ऑपरेशन जो ट्रांजैक्शन के होते हैं वो क्या होते हैं? वो होता है आपका रीड एंड राइट, रीड ऑफ एक्स एंड राइट ऑफ एक्स। यही हम दो मेन ऑपरेशन हम क्या करते हैं, टर्म करते हैं। ठीक है, तो जनरली कहीं यहाँ भी आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको रीड राइट आर डब्ल्यू ऐसे करके मिलेंगे, रीड ऑफ एक्स, डब्ल्यू ऑफ एक्स, या फिर आपको रीड ऑफ एक्स, राइट ऑफ एक्स लिखे। ठीक है, लेकिन अभी हम जो है हम कंप्लीट लिख रहे हैं समझने के लिए। ठीक है, तो हम कंसीडर करते हैं दो ट्रांजैक्शन हमारे पास है, एक ट्रांजैक्शन T1 है और एक ट्रांजैक्शन T2 है। T1 is a transaction which transfers 50 rupees from account A to account B. ठीक है, T1 is a transaction which transfers 50 rupees from account A to account B, and T2 is a transaction which transfers 100 rupees from account A to account B. ठीक है, तो ट्रांजैक्शन हमने क्या लिखा है T1 में हमारा लिखा हुआ है रीड ऑफ A कोलन इक्वल्स टू A माइनस 50, राइट ऑफ A, फिर मैं रीड कर रहा हूँ B को, रीड B कोलन इक्वल्स टू B प्लस 50, राइट ऑफ B। ठीक है, A से मैंने माइनस किया, B में मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। सिमिलरली T2 में भी पहले हमने A में रीड किया, A की वैल्यू को हमने क्या किया, मॉडिफाई किया। तो ये जो ऑपरेशन हो रहा है, ये जो इंटरमीडिएट ऑपरेशन है, ये कहां पे होगा? ये बफर में परफॉर्म होगा। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने रीड किया है तो डेटाबेस से वैल्यू रीड करके अपने लोकल बफर में रख ली है। फिर हमने क्या किया है, बफर की कंटेंट को चेंज किया है वेरिएबल के थ्रू, और फिर हम क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। तो राइट करने से बफर की वैल्यू क्या होगी, डेटाबेस में राइट हो जाएगी। तो पहले मैंने A में माइनस किया है, फिर मैंने B को रीड किया, B में प्लस किया, फाइनली मैंने क्या कर दिया, उसको राइट कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास दो ट्रांजैक्शन है T1 एंड T2। क्लियर है? एक जो है वो A से B में 50 रुपीस ट्रांसफर कर रहा है, एक जो है वो A से B में 100 रुपीस ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, तो दो ट्रांजैक्शंस है हमारे पास। ठीक है, अब हमें पढ़ना है शेड्यूल। तो शेड्यूल इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन व्हिच वेरियस ऑपरेशंस ऑफ डिफरेंट ट्रांजैक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड शेड्यूल। ठीक है, अब ये शेड्यूल जो होते हैं वो तीन टाइप के हैं। पहला हम देखते हैं सीरियल शेड्यूल। फर्स्ट वन इज द सीरियल शेड्यूल। क्लियर है? अब सीरियल शेड्यूल के लिए पॉइंट लिखते हैं। फर्स्ट, a schedule as is called serial schedule if all the operations of transactions is executed serially, that is one after the other. Here a schedule as is called serial schedule if all the operations of one transaction is executed serially, or all the operations of transactions is executed serially, that is one after the other. ठीक है, for example consider schedule S1 where T1 and T2, where we have only two transactions T1 and T2। तो हमने क्या किया, पहले एक S1 शेड्यूल बनाया। S1 शेड्यूल में क्या होगा, पहले मैं परफॉर्म कर रहा हूँ रीड ऑफ A, T1 को परफॉर्म कर रहा हूँ, फिर मैं A कोलन इक्वल्स टू A माइनस 50 परफॉर्म कर रहा हूँ, फिर राइट ऑफ A परफॉर्म कर रहा हूँ, फिर मैं रीड ऑफ B परफॉर्म कर रहा हूँ, B कोलन इक्वल्स टू B प्लस 50 एंड देन राइट ऑफ B। मतलब मेरा T1 ट्रांजैक्शन कंप्लीटली परफॉर्म हो चुका है, अब मैं T2 को परफॉर्म कर रहा हूँ।
तो T2 में मेरे पास इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या है, रीड ऑफ A कोलन इक्वल्स टू, ये दिख रहा है इतना नीचे आपको, A कोलन इक्वल्स टू A माइनस 100, नेक्स्ट इज राइट ऑफ A, फिर मैं परफॉर्म करता हूं रीड ऑफ B कोलन इक्वल्स टू B प्लस 100 एंड देन राइट ऑफ B। क्लियर है? मतलब T1 कंप्लीटली परफॉर्म हो रहा है, फिर T2 परफॉर्म हो रहा है। सिमिलरली मैं शेड्यूल S2 भी बना सकता हूं, जिसमें T1 सबसे पहले परफॉर्म हो, तो मैं लिखूंगा रीड ऑफ A कोलन इक्वल्स टू A माइनस 100 राइट ऑफ A, फिर रीड ऑफ B कोलन इक्वल्स टू B प्लस 100 राइट ऑफ B। फिर T1 परफॉर्म होगा, तो T1 में आएगा रीड ऑफ A कोलन इक्वल्स टू A माइनस 50 right of A, next one is read of B colon equals to B plus 50 and then right of B. Here, so we have two schedules S1 and S2. ठीक है, S1 and S2 we have two transactions and two schedules S1 and S2। ठीक है, तो पहला पॉइंट समझ में आ रहा है कि शेड्यूल S is called serial schedule if all the operations of transactions is executed serially, that means पहले T1 पूरी तरह परफॉर्म होगा, फिर T2 परफॉर्म होगा, या तो पहले T2 परफॉर्म होगा फिर T1 परफॉर्म होगा। क्लियर? सेकंड पॉइंट लिखेंगे, if there are n transactions, if there are n transactions participating in a schedule, there are factorial n possible serial schedules. Clear? Second point is if there are n transactions participating in a schedule, there are factorial n possible serial schedules। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास दो ट्रांजैक्शंस है, एक ट्रांजैक्शन T1 एक ट्रांजैक्शन T2, तो मेरे पास दो ही पॉसिबल है। ठीक है, दो ट्रांजैक्शन है तो मतलब फैक्टोरियल 2 मींस 2 into 1 दैट इज 2। ठीक है, तो 2 मींस T1 फॉलोड बाय T2 एंड T2 फॉलोड बाय T1। ठीक है, तो दो ही पॉसिबल है, तो क्या होंगे T1 फॉलोड बाय T2 या तो फिर होगा T2 फॉलोड बाय T1। ठीक है, तो T1 फॉलोड बाय T2 को मैंने S1 टर्म किया है और T2 फॉलोड बाय T1 को मैंने S2 टर्म किया है। क्लियर है? तो दो ट्रांजैक्शन है तो मेरे पास दो ही शेड्यूल्स मिलेंगे। अगर मेरे पास तीन ट्रांजैक्शन है, ठीक है, तो मुझे कितने शेड्यूल मिलेंगे, कितने सीरियल शेड्यूल्स मिलेंगे, मुझे 6 सीरियल शेड्यूल्स मिलेंगे। उस केस में अगर मेरे पास तीन ट्रांजैक्शन है, अगर मेरे पास तीन ट्रांजैक्शन है T1 T2 एंड T3, तो मेरे पास शेड्यूल्स क्या मिलेंगे, T1 फॉलोड बाय T2 फॉलोड बाय T3, सेकंड मिलेगा T1 फॉलोड बाय T3 फॉलोड बाय T2, थर्ड मिलेगा मुझे T2 फॉलोड बाय T1 फॉलोड बाय T3, फोर्थ मिलेगा मुझे T2 फॉलोड बाय T3 फॉलोड बाय T1, फिफ्थ मिलेगा मुझे T3 फॉलोड बाय T1 फॉलोड बाय T2 एंड सिक्स्थ मिलेगा T3 फॉलोड बाय T2 फॉलोड बाय T1। क्लियर है? सो अगर तीन ट्रांजैक्शन है तो कितने शेड्यूल मिलेंगे, मुझे 6 शेड्यूल्स मिलेंगे। क्लियर है? सो अगर मेरे पास n ट्रांजैक्शंस हैं तो फैक्टोरियल n सीरियल शेड्यूल्स मिलेंगे। क्लियर है? थर्ड इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, serial schedules always preserve the consistency of the database. So serial schedule always preserves the consistency of the database.
कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट क्या होती है हमारी? कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट होती है कि a plus b बिफोर द शेड्यूल इज सेम एज a plus b आफ्टर द शेड्यूल। ठीक है, सपोज करते हैं कि बिफोर द transactions or before the schedule, value of a is 1000, value of b is 2000, value of a plus b is 3000। क्लियर है? तो ये क्या रीड करेगा मुझे? ये क्या रीड करेगा? ये रीड करेगा 1000, ये क्या करेगा? उसको 950 कर देगा, ये क्या करेगा? राइट करेगा 950। ठीक है, तो ये राइट जो करेगा वो क्या करेगा? बफर पे जो राइट करेगा, तो a की वैल्यू क्या हो गई? अभी 950 हो गई। यहां मैं लिखता हूं a b और a plus b। तो a की वैल्यू 1000 से क्या हो गई? 950 हो गई। फिर ये रीड कर रहा है b, तो b की वैल्यू क्या है? 2000। तो ये क्या रीड करेगा? 2000। फिर ये करेगा 2050, और जब ये 2050 राइट करेगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 2050। ठीक है, अब ये रीड परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, कौन? P2। तो P2 रीड परफॉर्म कर रहा है, तो ये क्या रीड करेगा? 950। एक की वैल्यू जब रीड करेगा तो क्या रीड करेगा? ये रीड करेगा 950। ये क्या करेगा? उसको 850 कर देगा, और जब ये राइट करेगा तो क्या राइट करेगा आपका? 850। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी? 850। फिर ये B रीड कर रहा है, तो B रीड करेगा तो ये क्या रीड करेगा? 2050। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी? 2050 उसके बफर में। फिर ये क्या करेगा? उसको 100 ऐड करेगा तो ये हो जाएगा 2150, और जब राइट करेगा तो क्या आएगा? 2150 राइट कर देगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी? 2150। क्लियर है? अब इन दोनों का अगर मैं सम करूं तो अभी भी मेरे को क्या मिलेगा? ये 3000 मिलेगा। ठीक है, सो a plus b बिफोर द शेड्यूल इज 3000, a plus b आफ्टर द शेड्यूल इज 3000। अगर आप इसके लिए चेक करें तो भी आपको सेम वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, अगर इसके लिए चेक करें तो ये भी आपको क्या मिलेगा? कंसिस्टेंट मिलेगा। ठीक है, निकाल के देखेंगे इसको भी, ये भी आपको कंसिस्टेंट शेड्यूल ही मिलेगा। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट सीरियल शेड्यूल। मैं इसका फोटो खींच के दे देता हूं आप लोगों को, फिर हम देखेंगे कॉन्करेंट शेड्यूल। चलिए, पहला हो गया हमारा सीरियल शेड्यूल, इसको मिटा देते हैं। दो ट्रांजैक्शंस है हमारे पास, T1 एंड T2। T1 में हमारे पास था रीड ऑफ A इज इक्वल टू A माइनस 50, राइट ऑफ A, फिर रीड ऑफ B पोलर इक्वल टू B प्लस 50, एंड देन राइट ऑफ B। ठीक है, पहला हमने देख लिया था सीरियल शेड्यूल। सेकंड हम देखते हैं कॉन्करेंट शेड्यूल। ठीक है, second is concurrent schedule. So what is concurrent schedule? First point, a schedule is called concurrent schedule if all the operations of different transactions are executed according to the time slice given by CPU, or you can say server. Clear? A schedule is called concurrent schedule if
all the operations of different transactions are executed according to the time slots given by this server. क्लियर है? तो अब मैं सीरियल शेड्यूल में क्या कर रहा था कि पहले पूरा ट्रांजैक्शन T1 पूरी तरह एग्जीक्यूट हो रहा था, फिर T2 एग्जीक्यूट हो रहा था, या तो T2 पहले एग्जीक्यूट हो रहा था, फिर T1 एग्जीक्यूट हो रहा था। कॉन्करेंट शेड्यूल में क्या होता है कि अब सीरियल शेड्यूल का बेनिफिट ये था कि वो हमेशा क्या करता है, कंसिस्टेंसी प्रिजर्व करता है। ठीक है, तो हमें डिजायर्ड क्या चाहिए, हमें डिजायर्ड हमेशा सीरियल शेड्यूल ही चाहिए, क्योंकि हमें कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट हमेशा क्या करनी है, सेटिस्फाई करनी है। ठीक है, लेकिन सीरियली पॉसिबल है क्या? सीरियली पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन मींस अगर मैं शेड्यूल बनाऊं S1 with two transactions T1 and T2, ठीक है, अब कॉन्करेंट शेड्यूल मतलब जैसे जैसे उसको टाइम स्लाइस मिल रहा है वैसे वैसे वो क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। तो सपोज करो कि इसको पहले टाइम स्लाइस मिला, इसने रीड ऑफ ए एग्जीक्यूट किया, फिर इसने a a - 50 एग्जीक्यूट किया, फिर इसने राइट ऑफ ए, तीन टाइम स्लाइस मिला उसको, ये तीन ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया इसने। फिर T2 को क्या किया, टाइम स्लाइस मिला, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होकर क्या होगा कि टाइम स्लाइस मिल गया किसको, T2 को। तो T2 ने तीन ऑपरेशन परफॉर्म किए, रीड ऑफ a colon equals to a minus 100, राइट ऑफ a। फिर तीन टाइम स्लाइस के बाद फिर से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई, टाइम स्लाइस किसको मिला, T1 को मिला। तो इसने क्या परफॉर्म किया, रीड ऑफ b colon equals to b plus 50, राइट ऑफ b। फिर टाइम स्लाइस किसको मिला, T2 को मिला। तो T2 ने क्या किया, रीड ऑफ रीड ऑफ b colon equals to b plus 100 and then right of b. Clear? So this is one schedule where time slice is 3 and 3 is given to every transaction. पहले तीन टाइम स्लाइस इसको मिला, फिर तीन टाइम स्लाइस इसको मिला, फिर तीन टाइम स्लाइस इसको मिला, फिर तीन टाइम स्लाइस इसको मिला। ठीक है, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं कि तीन तीन का टाइम स्लाइस मिले। ऐसे भी शेड्यूल हमारे पास है, फॉर एग्जांपल S2 जिसमें इसको सपोज करो कि इसको मिला दो टाइम स्लाइस, इसने क्या क्या एग्जीक्यूट किया, रीड ऑफ a एग्जीक्यूट किया, फिर a a - 50 एग्जीक्यूट किया। फिर इसके बाद कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होकर क्या हुआ, T2 को मिला, T2 ने रीड ऑफ a परफॉर्म किया, a colon equals to a minus 100 परफॉर्म किया, राइट ऑफ a परफॉर्म किया, रीड ऑफ b भी परफॉर्म कर लिया उसने, b colon equals to b plus 100 भी परफॉर्म कर लिया। ठीक है, अब पांच इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद इसको क्या मिल रहा है, टाइम स्लाइस किसको मिल रहा है, T1 को मिल रहा है। ठीक है, तो T1 ने क्या एग्जीक्यूट किया, राइट ऑफ a, इसने दो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किए, थर्ड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया अपने राइट ऑफ a, फिर इसने परफॉर्म किया रीड ऑफ b, फिर b colon equals to b plus 50 and then right of b। उसके बाद टाइम स्लाइस मिला किसको, T2 को, तो T2 पास एक इंस्ट्रक्शन बचा था which is right of b। क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि if there are n transactions participating in a schedule, there are more than factorial n possible concurrent schedules. There are more than factorial n possible concurrent schedules. यहाँ मैंने दो बनाया है, एक में तीन टाइम स्लाइस का है, हो सकता है एक एक टाइम स्लाइस के भी मिले, हो सकता है दो टाइम स्लाइस के मिले। क्लियर है? हो सकता है कि इसमें दो मिले, इसमें चार मिले, फिर इसमें दो मिले, फिर इसमें चार मिले, तो कोई भरोसा नहीं है उसका। जैसे जैसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी वो क्या होगा, अलग अलग एग्जीक्यूट होते जाएगा। ठीक है, तो मोर देन फैक्टोरियल n पॉसिबल कॉन्करेंट शेड्यूल पॉसिबल है हमारे पास। क्लियर है? एंड थर्ड पॉइंट इज कॉन्करेंट शेड्यूल्स may or may not preserve the consistency of the database. Concurrent schedules may or may not preserve the consistency of the database. Clear? अब ये क्या है कि अगर मैं consistency requirement देखूं,
कंसिस्टेंसी पैरामीटर क्या है कि वैल्यू ऑफ ए सपोज 1000, वैल्यू ऑफ बी सपोज 2000, वैल्यू ऑफ ए प्लस बी बिफोर द शेड्यूल इज 3000। अब मेरा वैल्यू ऑफ ए प्लस बी आफ्टर द शेड्यूल भी 3000 आना चाहिए। चेक करते हैं, जिसने रीड किया इसने क्या हुआ 1000 रीड किया, फिर इसने 950 किया, फिर इसने 950 को क्या कर दिया उसने राइट कर दिया। राइट कर दिया तो एक वैल्यू क्या हो गई 950। ठीक है, अब मैं रीड परफॉर्म कर रहा हूं फिर से एक। ठीक है, तो इसने क्या रीड किया, वैल्यू जो डेटाबेस में थी वो थी 950। 950 इसने क्या कर दिया रीड किया तो इसने 950 किया। उसके बाद a = a माइनस 100 परफॉर्म किया तो किया 850। फिर इसने राइट परफॉर्म किया तो ये वैल्यू क्या हो गई 850। ये वैल्यू क्या हो गई हमारी 850। फिर अब इसने रीड परफॉर्म किया b को, b की वैल्यू क्या है 2000, तो क्या रीड करेगा 2000 ये परफॉर्म करेगा। b = b + 50 तो हो जाएगा 2050। फिर राइट परफॉर्म करेगा तो ये होगा 2050 राइट करेगा, तो वैल्यू ऑफ b is 2050। फिर इसने रीड परफॉर्म किया तो क्या रीड करेगा, जो इसने राइट किया था वही रीड करेगा। जिसने राइट किया था 2050 तो ये रीड करेगा 2050। फिर ये b = b + 100 परफॉर्म करेगा तो ये हो जाएगा 2150। फिर 2150 क्या करेगा राइट करेगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2150। सो वैल्यू ऑफ a + b आफ्टर द शेड्यूल इज 3000। दैट मींस S1 शेड्यूल जो है वो कंसिस्टेंसी प्रिजर्व कर रहा है। क्लियर है, ये पर्टिकुलर शेड्यूल जो है वो कंसिस्टेंसी को प्रिजर्व कर रहा है। अब हम देखते हैं सेकंड शेड्यूल। ठीक है, तो T2 शेड्यूल में पहले S2 शेड्यूल में पहले T1 एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसने रीड किया a की वैल्यू तो ये रीड करेगा 1000। फिर ये परफॉर्म करेगा a = a माइनस 50 तो ये हो जाएगा 950। ठीक है, फिर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के बाद T2 के पास आया। T2 अब क्या करेगा रीड परफॉर्म कर रहा है किसमें a में, तो ये क्या वैल्यू रीड करेगा, ये वैल्यू रीड करेगा 1000, क्योंकि डेटाबेस में अभी भी वैल्यू क्या है 1000। इसने जो परफॉर्म किया है ये अपने लोकल बफर में परफॉर्म किया है, डेटाबेस में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। डेटाबेस में चेंजेस कब होंगे, जब हम राइट परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये क्या रीड करेगा, ये रीड करेगा 1000। फिर ये परफॉर्म करेगा a = a माइनस 100 तो हो जाएगा 900। फिर राइट ऑफ a परफॉर्म करेगा, ये क्या करेगा 900 को राइट कर देगा। ठीक है, 900 क्या होगा राइट हो गया। राइट होने के बाद इसने परफॉर्म किया रीड ऑफ b। ठीक है, तो b की वैल्यू रीड किया तो उसने क्या रीड किया 2000। फिर ये परफॉर्म कर रहा है b = b + 100 ये हो जाएगा 2100। फिर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई, ये राइट परफॉर्म करेगा। अब ये राइट क्या परफॉर्म कर रहा है, ये अपने लोकल बफर की वैल्यू को राइट करेगा। इसके बफर में वैल्यू क्या है 950, ये क्या परफॉर्म करेगा 950 राइट करेगा। क्लियर है, तो यहां लिखते हैं एक वैल्यू पहले से राइट की थी, तो राइट क्या की थी 900। अब इसके ऊपर और राइट में वैल्यू क्या हो जाएगी 950। b की वैल्यू अभी इसने रीड की है, अभी इसने राइट परफॉर्म नहीं किया। अब ये भी वैल्यू रीड करेगा तो ये भी इनिशियल वैल्यू रीड करेगा, तो वैल्यू क्या होगी 2000। फिर इसने परफॉर्म किया प्लस 50 तो हो जाएगा 2050। फिर ये राइट परफॉर्म करेगा तो हो जाएगा 2050 राइट करेगा, ये क्या होगा 2050। फिर ये राइट परफॉर्म कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई, ये राइट परफॉर्म कर रहा है। ये राइट क्या परफॉर्म करेगा, ये राइट परफॉर्म करेगा अपने बफर की वैल्यू। इसके बफर में वैल्यू क्या है 2100, ये वो राइट क्या हो जाएगी 2100। नाउ वैल्यू ऑफ a + b आफ्टर द शेड्यूल इज 3050। ठीक है, 3050 मतलब ये पर्टिकुलर जो कॉन्करेंट शेड्यूल है ये कंसिस्टेंसी प्रिजर्व नहीं कर रहा है। क्लियर है, सो थर्ड पॉइंट इज कॉन्करेंट शेड्यूल मे और मे नॉट प्रिजर्व द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, तो कुछ शेड्यूल कंसिस्टेंसी प्रिजर्व करेंगे, कुछ शेड्यूल कंसिस्टेंसी प्रिजर्व नहीं करेंगे। क्लियर है, अब अगर हमें कॉन्करेंट शेड्यूल को अलाउ करना है तो इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर कि वो ऐसे कॉन्करेंट शेड्यूल को अलाउ करे जो कंसिस्टेंसी प्रिजर्व करे, ऐसे कॉन्करेंट शेड्यूल को अलाउ ना करे जो कंसिस्टेंसी प्रिजर्व नहीं कर रहा। क्लियर है, तो कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर जो पार्ट है आपका डीपीएस का वो क्या करेगा, ऐसे शेड्यूल को अलाउ करेगा, ऐसे शेड्यूल को अलाउ नहीं करेगा।
ठीक है। तो उसको अलाउ डिसअलाउ करने के लिए कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर में क्या किया जाता है, प्रोग्रामिंग की जाती है, प्रोटोकॉल डिजाइन किए जाते हैं कि ऐसे शेड्यूल को ही अलाउ कीजिए जो कंसेंसी प्रिजर्व कर रहा है। क्लियर है? क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है? सही मैं फोटो खींच के डाल रहा हूं मैं। चलिए, इसमें किसी को डाउट? नो सर। चलिए, किसी को डाउट नहीं है। थर्ड देखते हैं। थर्ड हम देखते हैं। थर्ड वन इज द सीरियलाइजेबल शेड्यूल। थर्ड वन इज द सीरियलाइजेबल शेड्यूल। तो पहला हमने देखा सीरियल शेड्यूल। सीरियल शेड्यूल में क्या था कि ट्रांजैक्शंस आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अदर, ठीक है, सीरियली एग्जीक्यूट हो रहे थे। कॉन्करेंट शेड्यूल सेकंड हमने देखा, जिसमें हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू टाइम स्लाइस हम क्या कर रहे थे, उसको एग्जीक्यूट कर रहे थे। क्लियर है? अब कॉन्करेंट शेड्यूल में एक दिक्कत हो गई कि वो कभी-कभी कंसेंसी प्रिजर्व कर रहा है, कभी-कभी कंसेंसी प्रिजर्व नहीं भी कर रहा है, ठीक है। तो हमें ऐसे कॉन्करेंट शेड्यूल चाहिए जो कंसेंसी प्रिजर्व करे। डिजायरेबल शेड्यूल हमारे वही कॉन्करेंट शेड्यूल होंगे जो कंसेंसी प्रिजर्व करेंगे, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर डिजायरेबल शेड्यूल को बोलते हैं सीरियलाइजेबल शेड्यूल। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, a schedule as is called serializable schedule if it is equivalent to a serial schedule. If it is equivalent to a serial schedule, मतलब ऐसे कॉन्करेंट शेड्यूल जिसका इफेक्ट किसी सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट है, उसको हम बोलेंगे सीरियलाइजेबल शेड्यूल। क्लियर है? सेकंड, इफ देयर आर n ट्रांजैक्शंस पार्टिसिपेटिंग इन अ शेड्यूल, देयर आर मोर देन फैक्टोरियल n पॉसिबल सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स। Third point, serializable schedule. Serializable schedule always preserve the consistency. Always preserve the consistency of the database. क्लियर है? तो अब जो सेकेंड पॉइंट था ये हमने कॉन्करेंट शेड्यूल से ले लिया। थर्ड पॉइंट जो था वो था सीरियल शेड्यूल, ठीक है। मतलब हमें ऐसे कॉन्करेंट शेड्यूल को अलाउ करना है जिसका इफेक्ट किसी सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट रहेगा, उसको हम बोलेंगे सीरियलाइजेबल शेड्यूल। अब ये सीरियलाइजेबल शेड्यूल जो होता है ये दो टाइप का होता है। पहला होता है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेशन और सेकंड जो होता है व्यू serializable. First one is conflict serializable, second one is view serializable. Clear है? तो serializable शेड्यूल दो टाइप के होते हैं, conflict serializable and view serializable। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है, conflict serializability and view serializability। क्लियर है? तो सेकंड पॉइंट तो हमारा क्लियर है आपको कि if there are n transactions participating in schedule, there are more than factorial n possible serializable schedule. Third, serializable schedule always preserves the consistency of the database. Why it preserves the consistency of the database? Because its effect is same as serial schedule.
ठीक है, इस इफेक्ट इज सेम एज सीरियल शेड्यूल। तो सीरियल शेड्यूल है मतलब वो कंसिस्टेंसी को हमेशा प्रिजर्व करेगा ही करेगा। क्लियर है? अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेशन। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेशन, ठीक है। अब कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि if there are two transactions Pi and Tj participating in schedule S, ठीक है। मतलब मेरे शेड्यूल में क्या है, दो ट्रांजैक्शंस है, एक है Ty और एक है Tj, ठीक है। अब ये Ti and Tj, if Ti works on data item X and Tj works on data item Y, clear? If Ti works on data item X, Tj works on data item Y, then we have four cases. If Pi executes read of X and Tj executes read of Y, ठीक है। Ti एग्जीक्यूट कर रहा है read of X, Tj एग्जीक्यूट कर रहा है read of Y, ठीक है। तो मैं इन दोनों को स्वैप कर सकता हूं कि पहले ये परफॉर्म करे फिर ये परफॉर्म करे, या फिर पहले ये परफॉर्म करे फिर ये परफॉर्म करे। मैं दोनों को स्वैप कर सकता हूं। क्यों स्वैप कर सकता हूं? क्योंकि they are independent transactions, ठीक है। They are independent transactions. Why it is independent? Because they work on different data items. ये X में वर्क कर रहा है, ये Y में वर्क कर रहा है। तो मैं read of X पहले करूं या read of Y पहले करूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं, if Pi execute read of X and Tj executes write of Y, ठीक है। ये अभी भी रीड कर रहा है, ये लेकिन राइट कर रहा है किसमें? Y पे। तो अभी भी ये इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस हैं। मैं कभी भी स्वैप कर सकता हूं, रीड ऑफ X को पहले एग्जीक्यूट करा सकता हूं, राइट ऑफ Y को भी पहले एग्जीक्यूट करा सकता हूं। क्यों? क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट हैं, किसी का किसी से कोई इंटर रिलेशन नहीं है। थर्ड देखते हैं, Pi executes write of X and Tj executes read of Y. Again, both are independent operations. ये राइट कर रहा है X में, ये रीड कर रहा है Y में। मैं इन दोनों को भी स्वैप कर सकता हूँ। फोर्थ देखते हैं, if Pi executes write of X and then Tj executes write of Y. Again, both are working on different data items. मैं किसी को भी पहले एग्जीक्यूट करा सकता हूँ, किसी को भी बाद में एग्जीक्यूट करा सकता हूँ। क्लियर है? तो ये चारों ऑपरेशन में कोई परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों ट्रांजैक्शन अलग अलग डेटा आइटम में वर्क कर रहे हैं। दैट मींस दिस फोर ऑपरेशंस, मैं चारों ऑपरेशन क्या कर सकता हूँ? स्वैप कर सकता हूँ, किसी को भी पहले एग्जीक्यूट करने दे सकता हूँ, ठीक है। अब सेकंड केस देखते हैं, इफ Pi and Tj works on same data item X, ठीक है। जैसे अभी जो केसेस हैं, T1 एंड T2 दोनों A में वर्क कर रहे हैं, ये भी A में वर्क कर रहा है, ये भी A में वर्क कर रहा है, ठीक है। मतलब बोथ द ट्रांजैक्शंस आर वर्किंग ऑन सेम डेटा आइटम्स, ठीक है। तो अब फिर से और कंडीशंस चेक करते हैं। पहला कंडीशन, इफ Ti executes read of X, Tj executes read of X, ठीक है। Ti execute read of X, Tj executes read of X, मतलब दोनों के दोनों ट्रांजैक्शन क्या कर रहे हैं? रीड परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये भी वाई वैल्यू रीड कर रहा है, ये भी वाई वैल्यू रीड कर रहा है। इसको पहले एग्जीक्यूट कर रहा हूं या पहले इसको एग्जीक्यूट करूं, कोई फर्क नहीं पड़ना। दैट मींस मैं क्या कर सकता हूं? इन ऑपरेशंस को मैं स्वैप परफॉर्म कर सकता हूं, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? सेकंड देखते हैं, इफ Pi executes read of X and Tj executes write of X, क्लियर है? मतलब Ti एग्जीक्यूट कर रहा है रीड और Tj एग्जीक्यूट कर रहा है राइट, ठीक है। तो Ti अगर रीड परफॉर्म कर रहा है, Tj अगर राइट परफॉर्म कर रहा है, तो मेरा ऑर्डर मैटर करेगा?
क्यों? क्योंकि अगर ये राइट कर रहा है उसके बाद अगर ये रीड कर रहा है तो ये वही वैल्यू रीड करेगा जो ये राइट परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये वैल्यू वही रीड करेगा जो इसके राइट परफॉर्म करेगा। अगर मैं इसको स्वैप कर दूंगा तो ये तो इनिशियल वैल्यू रीड करेगा, ये अब अपडेटेड वैल्यू रीड नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं इनको क्या कर सकता हूं, स्वैप नहीं कर सकता। क्लियर है? थर्ड ऑपरेशन देखते हैं। इफ टी एग्जीक्यूट्स राइट ऑफ x एंड tj executes read of x, अगेन यार ये राइट परफॉर्म कर रहा है, ये रीड परफॉर्म कर रहा है। अगर ये पहले राइट कर रहा है फिर ये रीड कर रहा है तो ये अपडेटेड वैल्यू रीड करेगा जो ये राइट करके देगा। ठीक है, अगर मैं इनको स्वैप करूंगा तो ये इनिशियल वैल्यू रीड करेगा, मतलब मैं इनको भी स्वैप नहीं कर सकता। फोर्थ वन, if ti executes right of x and tj executes right of x। ठीक है, अब इन दोनों में कोई भी रीड नहीं कर रहा है, ये भी राइट कर रहा है, ये भी राइट कर रहा है। ठीक है, तो ये अगर पहले राइट कर रहा है उसके बाद अगर ये राइट कर रहा है तो फाइनल राइट ये कर रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये 1000 राइट कर रहा हो, ये 2000 राइट कर रहा हो। ठीक है, अब क्योंकि कोई वैल्यू रीड नहीं कर रहा है मैं इनको स्वैप कर सकता हूं, लेकिन दिक्कत ये होगी कि अगर ये पहले राइट करेगा फिर ये अगर राइट करेगा तो x की फाइनल वैल्यू 2000 होगी, और अगर ये पहले राइट करेगा बाद में ये राइट करेगा तो x की फाइनल वैल्यू 1000 होगी, तो मेरी फाइनल वैल्यू अफेक्ट कर जाएगी, तो मैं इनको भी स्वैप नहीं कर सकता। क्लियर है? तो मेरे कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस क्या हो गए, रीड राइट, राइट रीड, राइट राइट, ये तीन कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस हैं सेम डेटा आइटम के। ठीक है, रीड राइट, राइट रीड, राइट राइट। ठीक है, तो रीड राइट, राइट रीड, राइट राइट ऑन द सेम डेटा आइटम अगर हैं तो मैं उनको स्वैप नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मैं उनको स्वैप नहीं कर सकता मतलब उनको वैसे ही एग्जीक्यूट कराना है जिस मॉडल में वो आ रहे हैं। क्लियर है? और बाकी जो ऑपरेशंस हैं दैट मींस रीड रीड ऑन द सेम डेटा आइटम एंड रीड रीड, रीड राइट, राइट रीड, राइट राइट ऑन डिफरेंट डेटा आइटम्स, इनको मैं क्या कर सकता हूं, स्वैप कर सकता हूं। क्लियर है? इनको मैं क्या कर सकता हूं, स्वैप कर सकता हूं। तो अब मैं स्वैप कर करके मैं क्या करूंगा, एक कॉन्करेंट शेड्यूल को अगर मैंने किसी सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, अगर मैंने किसी कॉन्करेंट शेड्यूल को सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट कर दिया तो उस शेड्यूल को हम बोलेंगे कॉन्फ्लिक्ट रियलाइजेबल शेड्यूल। क्लियर है? एग्जांपल देखते हैं इसका। यहां तक किसी को डाउट? इसका मैं फोटो डाल रहा हूं लिखने के लिए आपको। चलिए, दो ट्रांजैक्शंस थे मेरे पास। एक T1 था जो 50 रुपीज ट्रांसफर करा था ACP में, T2 था जो 100 रुपीज ट्रांसफर करा था A2P में। ठीक है, मैं पहला शेड्यूल लिख रहा हूं S1 विद P1 एंड T2। P1 में एग्जीक्यूट किया मैंने रीड ऑफ A कोलन इक्वल्स टू A माइनस 50 राइट ऑफ A। फिर T2 एग्जीक्यूट कर रहा हूं रीड ऑफ A कोलन इक्वल्स टू A माइनस 100 राइट ऑफ A। फिर परफॉर्म कर रहा हूं मैं रीड ऑफ B कोलन इक्वल्स टू B प्लस 50 राइट ऑफ B। और फिर यहां परफॉर्म कर रहा हूं मैं रीड ऑफ B कोलन इक्वल्स टू B प्लस 100 एंड देन राइट ऑफ। ठीक है, अब ये मेरे पास शेड्यूल है जो कॉन्करेंट शेड्यूल है। ठीक है, ये मेरे पास एक शेड्यूल है जो कॉन्करेंट शेड्यूल है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं चेक कर रहा हूं कि इस कॉन्करेंट शेड्यूल को मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन को स्वैप करके किसी सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट कर पा रहा हूं कि नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे T1 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ T2। ठीक है, अब मैं चेक कर रहा हूँ कि वेदर इट इज
T1 फॉलोड बाय T2 और नॉट, ठीक है। तो T1 फॉलोड बाय T2 के लिए मुझे T1 में सारे के सारे इंस्ट्रक्शन ऊपर ले जाने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रीड ऑफ A कोलन इक्वल्स टू A माइनस 50 राइट ऑफ A, क्लियर। अब ये जो रीड ऑफ B है, मुझे इसको क्या करना है, ऊपर ले जाना है। तो ये रीड ऑफ B है, यहाँ पे है राइट ऑफ A, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि ये A में वर्क कर रहा है, ये मेरा B में वर्क कर रहा है, ठीक है। ये मेरा B में वर्क कर रहा है, ये मेरा A में वर्क कर रहा है। तो मैं इसको नीचे ला सकता हूँ, इसको ऊपर ला सकता हूँ, ठीक है। फिर मेरे पास है रीड ऑफ B रीड ऑफ A, ठीक है। रीड ऑफ B रीड ऑफ A, अगेन बोथ आर इन डिफरेंट डेटा आइटम्स। तो मैं किसी को भी पहले रीड परफॉर्म करा सकता हूँ। तो ये मैं क्या कर सकता हूँ, इन तीनों से ऊपर ले जा सकता हूँ। तो ऊपर ले गया तो ये हो जाएगा रीड ऑफ B, ठीक है। फिर ये तो इंटरमीडिएट ऑपरेशन है, ये तो मेरा बफर में ही एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। फिर ये राइट ऑफ B है, ये राइट ऑफ B राइट ऑफ A, अगेन बोथ आर वर्किंग ऑन डिफरेंट डेटा आइटम्स। मैं इनको स्वैप कर सकता हूँ। फिर राइट ऑफ B रीड ऑफ A, अगेन बोथ आर वर्किंग ऑन डिफरेंट डेटा आइटम्स। मैं इनको भी ऊपर ले आ सकता हूँ। तो ये ऊपर ले जाने के बाद ये हो गया मेरा राइट ऑफ B, और ये तीनों मेरे क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो नीचे आ जाएंगे तो हो जाएगा रीड ऑफ A कोलन इक्वल्स टू A माइनस 100 राइट ऑफ A, रीड ऑफ B कोलन इक्वल्स टू B प्लस 100 राइट ऑफ B, क्लियर है। तो मैंने क्या किया, कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन को स्वैप करके मैंने एक सीरियल शेड्यूल बना दिया। सीरियल शेड्यूल जो बना उसको मैं बोलता हूं S2, क्लियर है, S2, ठीक है। अब मैं चेक करता हूं कि अगर मैं T2 फॉलोड बाय T1 बना सकता हूं, मतलब T1 के सारे इंस्ट्रक्शन पहले एग्जीक्यूट हो जाएं और फिर T2 के एग्जीक्यूट, ठीक है। मतलब मुझे क्या करना है, मुझे ये बनाना है कि यहाँ पहले होना चाहिए रीड ऑफ A, फिर A कोलन इक्वल्स टू A माइनस 100 राइट ऑफ A, फिर रीड ऑफ B कोलन इक्वल्स टू B प्लस 100 राइट ऑफ B, और फिर होना चाहिए यहाँ पर रीड ऑफ A कोलन इक्वल्स टू A माइनस 50 राइट ऑफ A। नेक्स्ट वन इज रीड ऑफ B कोलन इक्वल्स टू B प्लस 50 राइट ऑफ B, क्लियर है। तो मुझे ये तीनों इंस्ट्रक्शन क्या ले जाने पड़ेंगे, इनसे ऊपर ले जाने पड़ेंगे। तो मैं स्वैप करके देखता हूँ, मेरे पास है रीड ऑफ A, यहाँ पर है राइट ऑफ A, क्लियर है। तो दोनों जो है वो A में वर्क कर रहे हैं और एक ऑपरेशन मेरा क्या है, राइट है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या है कि इफ two transactions working on same data item and one of the operation is right, ठीक है, रीड राइट, राइट रीड एंड राइट राइट, मतलब एक ट्रांजैक्शन कम से कम उस सेम डेटा आइटम का राइट परफॉर्म कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन हो जाएगा। और जो राइट नहीं है, मतलब रीड रीड और जो दूसरे डेटा आइटम में वर्क कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे नॉन कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन। तो मैं इन दोनों को स्वैप नहीं कर सकता, ठीक है। इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, स्वैप नहीं कर सकता, मतलब ये शेड्यूल जो है इसके इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। अब हम लिखते हैं दो डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन लिखते हैं कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल, कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल, कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे कि two schedules S1 and S2, two schedules S1 and S2 are conflict equivalent schedules if by using conflict similarity we can convert one schedule into another schedule, ठीक है। If by swapping the conflict operations, if by swapping using conflict operations we can convert one schedule into another schedule, clear है। So we can say S1 and S2 are conflict equivalent schedules, conflict equivalent schedules, and S1 and S3 are not conflict
इक्विवेलेंट शेड्यूल। क्यों? क्योंकि मैं इनमें कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन को सॉल्व करके मैं ऐसा शेड्यूल नहीं बना सकता। नहीं बना सकता मतलब S1 and S2 are not conflict equivalent schedules, whereas S1 and S2 are conflict equivalent schedules. क्लियर है? सेकंड डेफिनेशन लिखते हैं, conflict serializable schedules. Conflict serializable schedules. So two schedules a schedule S is called conflict serializable schedule if it is conflict equivalent to a serial schedule. Clear है? A schedule, conflict serializable की definition क्या है? कि a schedule capital S is called conflict serializable schedules. Conflict serializable schedule if it is conflict equivalent to a serial schedule. A schedule capital S is called conflict serializable schedule if it is conflict equivalent to a serial schedule. So, for example, S1 is a conflict serializable schedule. S1 is called conflict serializable schedule because it is conflict equivalent to a serial schedule T1 followed by T2. Here S1 is called conflict serializable schedule because it is conflict equivalent to a serial schedule T1 followed by T2. क्लियर है? तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट रिलायबल शेड्यूल होगा वो या तो T1 फॉलोड बाय T2 या तो T2 फॉलोड बाय T1 के इक्विवेलेंट होगा अगर उसमें दो ही ट्रांजैक्शन है। तो अगर तीन ट्रांजैक्शन है और कॉन्फ्लिक्ट रिलायबल शेड्यूल अगर है तो या तो वो T1 फॉलोड बाय T2 फॉलोड बाय T3 होगा या तो T1 फॉलोड बाय T3 फॉलोड बाय T1 होगा। मतलब जो 6 कॉम्बिनेशन है उनमें से किसी एक या दो के इक्विवेलेंट हो सकता है। ठीक है? और ये भी जरूरी नहीं है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट शेड्यूल है तो एक ही पॉसिबल सीरियल शेड्यूल हो, एक से ज्यादा भी पॉसिबल सीरियल शेड्यूल्स हो सकते हैं। क्लियर है? वो हम अगली क्लास में देखेंगे जब हम चेक करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट रिलायबल शेड्यूल कैसे चेक करना है और उसके इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल कैसे निकालना है। क्लियर है? तो यहां तक किसी को डाउट? कॉन्फ्लिक्ट रिलायबल शेड्यूल तक किसी को डाउट? अभी हमने रिलायबल शेड्यूल का एक ही पार्ट देखा है व्हिच इज कॉन्फ्लिक्ट रिलायबल शेड्यूल। एक और देखना है हमें जो है व्यूज रिलायबल शेड्यूल, वो हम देखेंगे अगली क्लास में। क्लियर है? तो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। एनी डाउट?